आज किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है। ऐसे में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। एमएसपी और बिजली बिल समेत अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है। ये सभी किसान 1 साल पूरा होने के मौके पर और सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन और घेराबंदी के प्लान को देखते हुए पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। 29 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर हटाए गए सीमेंट के बैरिकेड दोबारा लगने शुरू हो गए हैं। दिल्ली पुलिस दोबारा से बैरिकेड लगा रही है। किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने का प्लान है। किसानों का बड़ा जत्था हिसार से कल दिल्ली के लिए निकला। किसानों का यही कहना है कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अंबाला से भी किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए। इसी तरह संगरूर से हजारों की तादाद में किसानों का जत्था दिल्ली पहुंचा। सिरसा से गाड़ियों का काफिला दिल्ली के लिए चल पड़ा है। किसान संगठनों का प्लान पूरी दिल्ली का चक्का जाम करने का है। 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन के आगे की रूपरेखा तय करेगा। 29 नवंबर को दिल्ली के खुले हुए रास्तों पर बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। एक बार फिर किसान पूरी ताकत के साथ दिल्ली घेरने की कोशिश में हैं। मांग यही है, जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिलती तब तक दिल्ली की घेराबंदी जारी रहेगी। ये परिवार के लोग बुलवाए, अपना आगे का सलाह मशवरा करेंगे। सारे बॉर्डर पर लोग आएंगे आज और बातचीत करेंगे। वो तो 500 लोग ही तो जाएंगे एक बॉर्डर से, उसमें सिक्योरिटी का जरूरत है। रास्ते खुले हुए हैं तो चले जाएंगे, रास्ते बंद है तो नहीं जाएंगे। किसान आंदोलन की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए 26 नवंबर को दिल्ली एनसीआर के 4 बॉर्डर यानी शाहजहांपुर, टीकरी, सिंघू और गाजीपुर पर बड़ी सभाएं आयोजित होंगी। शंभू बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक बड़ा मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली से दूर के राज्यों में वहां राजधानी और दूसरी जगहों में प्रदर्शन होंगे। प्रदर्शन के अगले चरण में 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 30 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर से और 30 ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 60 ट्रैक्टर पर 1000 किसान दिल्ली में दाखिल होंगे। प्लान के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड और अमेरिका में बड़े स्तर पर अलग अलग तारीख को प्रदर्शन करने की योजना है। आज लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन होगा। आज ही कनाडा में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन होगा। 30 नवंबर को फ्रांस के पेरिस में आंदोलनकारी किसान कृषि कानूनों पर अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। 4 दिसंबर को कैलिफोर्निया में बड़ी रैली का आयोजन होगा। 5 दिसंबर को नीदरलैंड में और 8 दिसंबर को ऑस्ट्रिया के वियना समेत कई और मुल्कों में विरोध प्रदर्शन होगा। पंजाब में कांग्रेस में मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से बगावती सुर दिखाए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद सिद्धू ने अब चन्नी सरकार को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि यदि उनकी सरकार ने ड्रग्स और गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी मामले में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ऐलान करदा और अपनी नेक मां दा दुध पी के ऐलान करदा जे रिपोर्ट ना खुली तो सिद्धू अपनी तेरी दा दे के लगेगा। 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी संसद सत्र के लिए रणनीतियां तैयार की गईं। इस बैठक में कांग्रेस के आला नेता शामिल हुए। कांग्रेस संसद में महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, चीन पर रणनीति और जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा एमएसपी और लखीमपुर खीरी घटना को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। कल पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, वहीं विरोधियों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले लखनऊ और दिल्ली के बीच खींचतान में विकास अटक जाता था। पीएम मोदी ने दावा किया कि ये एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी में विकास के नए दरवाजे खोलेगा। यूपी में जिन्ना पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में गन्ना और जिन्ना का मुद्दा उठाकर अखिलेश सरकार पर तंज मारा। वहीं इस लड़ाई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी एंट्री हो गई। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जिन्ना के मुद्दे को उठाने का आरोप लगाया। हम जातिवाद चलाकर, धर्मवाद चलाकर, पंथवाद और मजहबवाद चलाकर हम सत्ता हासिल कर रहे हैं।
या समाजवादी पार्टी के लोगों को मंजूर होगा। चुनाव आते ही उन्होंने कहा पता नहीं कहां से किस बोतल से जिन्ना का जिंदे निकालकर बाहर कर दिया। क्या जरूरत थी इस चुनाव में जिन्ना को लाने की? लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने जिन्ना को लाकर साथ। अखिलेश यादव का छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन का दौर जारी है। कल लखनऊ में नोनिया चौहान समाज की महा रैली में शिरकत की, जहां उन्होंने बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। रैली में अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर हमला किया। वहीं लखनऊ में राजा भैया भी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने पहुंचे। मेघालय में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 18 में से 12 विधायक अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जो लोग कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनमें मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल हैं। मुकुल संगमा ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी से सितंबर में मुलाकात की थी। नोएडा में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विभाजन को लेकर हो रही राजनीति पर सवाल खड़े किए। भागवत ने कहा है कि देश का विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना है। विभाजन रद्द करके ही ये दर्द मिटाया जा सकता है। भागवत ने विभाजन से अलग हुए लोगों की वापसी की भी वकालत की। विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। वसूली के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ चली। परमवीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो जांच में सहयोग दे रहे हैं। कई दिनों से फरार चल रहे परमवीर ने खुद के चंडीगढ़ में होने की बात कही थी, जिसके बाद वो चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचे। मुंबई की एक अदालत ने परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से छूट देते हुए उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 1 से 7वीं तक की कक्षा के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद थे, यानी अब करीब 20 महीने के बाद छात्र स्कूल जाएंगे। पीडियाट्रिक टास्क फोर्स के ग्रीन सिग्नल के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सहमति से ये फैसला लिया है। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि स्कूल प्रशासन को तय गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने युद्ध स्तर पर यमुना नदी की सफाई में तेजी लाने के लिए यमुना क्लीनिंग सेल का गठन किया है। ये सेल संबंधित विभागों की ओर से किए जा रहे कामों पर नजर रखेगा। दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सेल का अध्यक्ष बनाया गया है और सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। फरवरी 2025 तक यमुना को साफ कराने की जिम्मेदारी सेल के पास होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक के दौरान कहा कि हम यमुना की खोई सुंदरता को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है, जहां टीम इंडिया बड़े स्कोर की ओर बढ़ सकती है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 258 रन बनाए थे। दिन के खत्म होने तक श्रेयस अय्यर 136 गेंदों पर 75 और रविंद्र जडेजा 100 गेंदों पर 50 के स्कोर पर नाबाद हैं। टीम इंडिया ने अपने पहले 4 विकेट 145 के स्कोर पर गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद 5वें विकेट के लिए श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने 208 गेंदों पर 113 रन जोड़कर टीम इंडिया की पारी को संभाल लिया। दोनों खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को विकेट का कोई मौका नहीं दिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते नजर आए। नंबर 5 पर खेलते हुए श्रेयस अय्यर ने 94 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की। डेब्यू टेस्ट इनिंग्स में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले अय्यर भारत के 47वें खिलाड़ी बने। वहीं अय्यर भारतीय सरजमी पर टेस्ट इनिंग्स में 50+ स्कोर बनाने वाले 25वें खिलाड़ी बने। अगर अय्यर अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं तो वो डेब्यू टेस्ट में शतक बनाने वाले 16वें भारतीय बन जाएंगे। टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कर रहे शुभमन गिल ने 52 रनों की पारी खेली, जबकि मयंक अग्रवाल 13 रन बनाकर आउट हो गए। रहाणे ने 35 और पुजारा ने 26 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की ओर से जैमिसन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। पटना के फुलवारी शरीफ में जमीन विवाद में बेखौफ बदमाशों ने जेडीयू नेता और डॉक्टर को गोली मार दी। गोली डॉक्टर की बाह में लगी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अपनी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने गए थे।
मगर कब्जा करने वाले बदमाशों ने गोली चलानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग की। एक गोली डॉक्टर के कार के शीशे को तोड़ती हुई उनके बाह में लगी। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक 11 साल की नाबालिग से गांव के युवक ने रेप किया और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। बिहार के सहरसा में पेट्रोल पंप के मालिक से लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 24 नवंबर को पेट्रोल पंप के मालिक से 4,67,000 रुपए लूटे थे। पुलिस ने इस लूट का पर्दाफाश करते हुए बताया कि आरोपियों के पास से लूट का 1,90,000 रुपए, 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 10 राउंड जिंदा कारतूस, 7 खोखा, 7 मोबाइल और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने कारतूसों का जखीरा बरामद किया है। मामला थाना दौराला की रुहासा गांव का है। बताया जा रहा है कि यहां पूर्व प्रधान के घर से 300 से ज्यादा कारतूस, 1 राइफल, 1 बंदूक और 5 अवैध तमंचे और भारी मात्रा में बारूद बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पूर्व प्रधान के घर पर ही कारतूस बनाने का धंधा चल रहा था। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी के आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बेलारूस पोलैंड सीमा पर भीषण ठंड के बावजूद डटे कुर्द शरणार्थियों ने हम वापस नहीं जाएंगे के नारे लगाए। बोले, अपनी सुरक्षा के लिए इराक से भागे, हम आतंकी नहीं हैं, बेलारूस में हमें सुरक्षा दी जाए। रूस के साइबेरिया में कोयला खदान में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। खदान में अभी भी 50 से ज्यादा लोग फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक प्राइमरी स्कूल पर हुए आतंकी हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। कई बच्चों के भी मारे जाने की खबर मिली है। आतंकी गुट अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। न्यूयॉर्क में 2 अलग अलग हमलों में 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पहली वारदात में न्यूयॉर्क पुलिस की एक महिला पुलिसकर्मी समेत 2 पुलिसकर्मियों को गोली मारी गई। एक अन्य हमले में पुलिस वाले को कार से चोट पहुंचाई गई। इजराइल ने वेस्ट बैंक से सटे कोलंदिया और विवादित जगहों में हजारों घरों में यहूदियों को आवास देने की योजना बनाई। फिलिस्तीन ने निर्माण को अवैध बताया। इसके विरोध में रामल्ला शहर के लोग उतरे। सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों में भीषण युद्ध हो चुका है। साउथ कोरिया के सैनिक तानाशाह चुन जुहवान की मौत पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने को लेकर बवाल मच गया। राजधानी सोल में दर्जनों लोगों ने चुन जुहवान की मौत पर सच छिपाने और सम्मानजनक अंतिम यात्रा निकाले जाने का विरोध किया। जर्मनी में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। यूरोप में रूस, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस के बाद 1 लाख मौतों के आंकड़े वाला 5वां देश बना। चौथी लहर से जूझ रहे जर्मनी में पिछले 24 घंटे में 75,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। 351 लोगों की मौत हो गई है। क्रोएशिया को 12 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस देगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों बाल्कन देश क्रोएशिया के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक से मुलाकात में समझौते पर सहमति बनी। अमेरिका के वोकेशा में क्रिसमस परेड में गाड़ी से रौंद कर मारे जाने वाले लोगों की याद में कैंडल लाइट जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। 40 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में एक पावर स्टेशन पर कोयले की 2 चिमनियों को जमींदोज कर दिया गया। 6 दशक पहले बनी इस प्लांट को 2014 में बंद कर दिया गया था। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।